नमस्ते, सलाम। सबसे पहले मैं आप सबको थैंक यू करना चाह रही हूँ क्योंकि मेरी यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइबर्स दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। बहुत लाइक्स मिल रहे हैं, बहुत ईमेल्स आ रही हैं, बहुत पॉजिटिव कमेंट्स आ रहे हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। और कुछ सवाल भी मुझसे पूछे गए हैं, तो मैंने आज की क्लास शुरू करने से पहले ये डिसाइड किया कि मैं वो सवालों के आपको जवाब दूँ। मुझसे 2 ऐसे सवाल पूछे गए थे जो मेरी कुछ वीडियोज़ में जो समझ नहीं आया या जिसमें डाउट था लोगों को। तो मैंने वो सवाल चूज़ किए हैं, तो मैं आप उनके जवाब आपको देती हूँ। सबसे पहला सवाल मुझसे पूछा गया था मेरी वीडियो में कि आ और ओ के बीच में क्या फ़र्क है। तो जिन्होंने ये सवाल पूछा उन्होंने मुझे बताया कि जो वीडियो में उन्होंने जो लिखा है कि आ का मतलब तो इट है इंग्लिश में, ओ को क्या कहेंगे। तो मैं उनको ये बताना चाह रही हूँ कि आ हो या ओ हो, उसको इंग्लिश में इट ही कहेंगे। फर्क है कि फेमिना है एक वर्ड, दूसरा मस्कुला है। अब फेमिना मस्कुला आप मुझसे पूछेंगे कि कैसे पता चले कि कौन सा वर्ड फेमिना है कौन सा वर्ड मस्कुला है। तो मैं आपको ये बताऊंगी कि इसका कोई रूल नहीं है, इसका कोई टेक्निक नहीं है, इसको बस रट्टा लगाना पड़ेगा। फ्रेंच लोगों को फ़ायदा है कि वो फ्रेंच लैंग्वेज में बड़े होते हैं, वो बोलते हैं, तो उनको झट से पता चल जाता है क्योंकि उनकी बचपन की आदत है, उनकी अपनी लैंग्वेज है बोलने की। अब हमें आदत नहीं है, हमने इंग्लिश सीखी है लेकिन फ्रेंच तो हमने सीखी नहीं, तो हम कैसे करें। हमारे पास 2 ही ऑप्शन है। पहली ऑप्शन ये है कि जब लोग बोल रहे हैं तो उनको ध्यान से सुनो कि वो आ लगा रहे हैं या ओ लगा रहे हैं, तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा, तो आप वही यूज़ करें। दूसरी ऑप्शन है डिक्शनरी उठाओ। डिक्शनरी में जो आपको वर्ड पे डाउट है, जैसे कि एक छोटा सा वर्ड लेते हैं पोस्ट। पोस्ट मतलब पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस की बात हो रही है। तो अगर आप डिक्शनरी में जाएंगे तो डिक्शनरी में जैसे आपको वर्ड पोस्ट मिलेगा उसके आगे 2 पॉइंट बने होंगे और लिखा होगा NF, मतलब नो फेमिना, तो ये फेमिना है। अगर आप म्यूजे लिखेंगे, म्यूजे मतलब म्यूजियम, डिक्शनरी में जाएंगे तो उसमें लिखा होगा म्यूजे, 2 पॉइंट बने होंगे, लिखा होगा NN, मतलब नो मस्कुला। तो इससे अंदाज़ा हो सकता है, पर हर रोज़ कौन डिक्शनरी खोले, कौन इतने वर्ड्स ढूंढे, तो इतना आसान नहीं है, टाइम लगता है और टाइम किसी के पास नहीं है। तो यही ऑप्शन है, या रट्टा लगाना, दूसरे को ध्यान से सुनना, या डिक्शनरी यूज़ करना। तो मैंने कुछ वर्ड्स आप यहाँ पे चूज़ किए आपको एग्जांपल देने के लिए, जैसे कि फेमिना में मैंने यूज़ किया है आला मेरी, आला मेजों, आला पोस्ट। मस्कुला में कुछ वर्ड्स हैं जो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, मैंने वो लिए हैं। ओ कैबिने दावोक्या, कैबिने दावोक्या मतलब वकील के दफ्तर। ओ म्यूजे, म्यूजियम में। ओ मार्शे, मार्शे मतलब मार्केट में जहाँ पे सामान मिलता है। आ ला मेरी, प्रोनाउंसिएशन दोबारा से बता रही हूँ, आ ला मेरी। आ ला मेजों, आ ला पोस्ट, आ ला पोस्ट पोस्ट ऑफिस, आ ला मेजों घर में, आ ला मेरी मेरी में। उसके बाद ओ कैबिने दावोक्या, वकील के दफ्तर। ओ कैबिने, कैबिने दावोक्या। ओ म्यूजे, ओ म्यूजे, म्यूजे मतलब म्यूजियम। ओ मार्शे, मार्शे मतलब मार्केट। अब मार्शे में ध्यान रखिएगा, ओ मार्शे की बात, ओ लग रहा है तो ओ मार्शे मतलब मार्केट की बात हो रही है। वैसे मार्शे करना, अगर ये एक फ्रेंच में वर्ब है जिसका मतलब है चलना, वॉक करना, je marche tu marches, तो ये चलने की बात हो रही है। लेकिन aller au marché, मार्केट जाना, तो ये वर्ड में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि मार्केट और वॉकिंग, इसके 2 मतलब हो सकते हैं। डिपेंड है आपके सेंटेंस पे, आप किस तरीके से इसको बोल रहे हैं। दूसरा सवाल मुझसे पूछा गया था कि बताया, एक्चुअली ये सवाल नहीं है, एक तरह सा होमवर्क है जिसे कहेंगे कि मैंने लिखा है इस वीडियो में, ये पुरानी मेरी क्लास की स्लाइड है। तो nous sommes jeunes, jeune का मतलब आपको याद होगा, मैंने बताया था जवान, मैं जवान, हम जवान हैं, nous sommes jeunes। तो मुझे बोला गया है कि इस वीडियो में मेरी जो मैं बोल रही हूँ jeune बोल रही हूँ, लेकिन जो मैं लिख रही हूँ वो अलग तरीके से लिख रही हूँ, स्पेशली हिंदी लैंग्वेज में बात हो रही है। तो ये उनके लिए जिनको हिंदी पढ़नी आती है। तो मैं आपकी बात से पूरी तरह से एग्री हूँ जिन्होंने मुझसे ये बात की है। प्रॉब्लम ये है कि आप मेरे साथ सहमत होंगे कि जो अल्फ़ाबेट्स फ्रेंच में हैं वो हिंदी में नहीं है। कुछ ऐसे कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं जो हिंदी, उर्दू, पंजाबी में हैं जो फ्रेंच में नहीं है। अब मैं
अप्रोक्सीमेटिवली जो मिलते जुलते वर्ड्स हैं वो लिख देती हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए कि किस तरह से बोलना है। बाकी एग्जैक्ट डिटो वर्ड तो पॉसिबल नहीं है, ताकि और मैं साथ साथ बोलती भी रहती हूँ ताकि अगर लिखने में मतलब थोड़ा डिफरेंट लगे, सुनने में थोड़ा सा आसान लगे, मतलब समझ में आ जाए और कैसे प्रोनाउंस करना है ये पता चल जाए। तो हाँ, मैं आपके साथ एग्री हूँ, लेकिन इससे अच्छी मेरे पास कोई ट्रांसलेशन मुझे मिली नहीं। अगर आपके पास है तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल पे ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाह रही हूँ, एक थोड़ी सी इंफॉर्मेशन। मैं पिछले हफ्ते पोस्ट ऑफिस में गई थी, वहाँ पे मैं वेट कर रही थी क्योंकि मेरी रॉन्डेवू थी। रॉन्डेवू मतलब अपॉइंटमेंट। तो वेट करते करते मैंने देखा वहाँ पे 2 एशियन आए, एशियन, इंडियन, पाकिस्तानी, मुझे नहीं पता वो कहाँ से थे। उन्होंने एक चिट्ठी भेजनी थी, लेकिन उनको फार्म भरना नहीं आता था। उन्होंने हुक्म ऑन द लेटर भेजनी थी। हुक्म ऑन द लेटर के बारे में आपने सुना होगा, जिन्होंने कभी चिट्ठी भेजी है, जिनको मौका मिला, या जिन्होंने नहीं भी भेजी। हुक्म ऑन द का मतलब है एक स्पेशल लेटर होती है, जैसे कि आप अपने फ़ोन की या बनमो करवाते हैं, फ़ोन आपका लगवाते हैं या इंटरनेट लगवाते हैं घर पे, या कोई भी चीज़ हो, अगर आप उसको कैंसिल करवाना चाह रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो उनको बोलना पड़ता है कि हम कैंसिल करवाना चाह रहे हैं। कभी कभी वो आपको कहते हैं कि हाँ, हम एक लेटर लिख के भेजो, और हम चाह रहे हैं कि वो लेटर हुक्म ऑन दे हो। हुक्म ऑन दे लेटर मतलब रजिस्टर लेटर जिसे कहते हैं। तो मैं जब वहाँ पोस्ट ऑफिस में वेट करी थी, उनको रजिस्टर फार्म भरना नहीं आ रहा था। तो वो 2 बंदे कभी इधर पूछ रहे हैं, कभी उधर पूछ रहे हैं, और कोई उनकी हेल्प नहीं कर रहा। जो पोस्ट ऑफिस में वहाँ पे लेडी काम कर रही थी, वो उनका एक तरह से मजाक उड़ा रही थी, मतलब बेइज्जती कर रही थी। तो उसका स्टाइल उनको जवाब देने का अच्छा नहीं लगा, क्योंकि जैसे उन्होंने बोला कि मैडम आप हमारी हेल्प कर दो, उसकी शक्ल देखने वाली थी, मतलब वो गुस्से में थी और अपनी कलीग के साथ जाके उन दोनों बंदों का मजाक उड़ाने लग गई। तो मैंने सोचा कि अगर ये बंदे हैं, इनको पोस्ट ऑफिस का फार्म भरना नहीं आ रहा और फ्री का मजाक उड़वा के आ गए हैं अपना, क्योंकि फार्म भरना इतना मुश्किल नहीं है, तो मैंने कहा इसके ऊपर वीडियो बनाती हूँ, जिससे हो सकता है कि और किसी का मजाक ना उड़े। तो आज की वीडियो मैंने उसके ऊपर बनाई है। तो ये टाइटल पढ़ें, एनवॉये मतलब भेजना, une lettre recommandée, जो मैंने आपको बताया था, रजिस्टर लेटर, avec avis accusé de réception। envoyer भेजना, एक रजिस्टर लेटर, avec avis ou accusé de réception। accusé de réception वो एक तरह का कागज होता है जो वापस आपके पास आता है, आपको एक सबूत दिया जाता है जिसका मतलब है कि आपकी चिट्ठी जा चुकी है। तो जब आप पोस्ट ऑफिस जाते हैं, ला पोस्ट, जब आप पोस्ट ऑफिस जाते हैं, ला पोस्ट जिसे कहते हैं फ्रेंच में, तो सबसे पहले आप जो बंदा आपके सामने होता है, बोंजोर मदाम मस्यो, ये तो बेसिक है, आप बोलते हैं। उसके बाद अगर तो आपको बेसिक अभी फ्रेंच सीख रहे हैं, बेसिक लेवल है, तो मैंने आपको बताया था je veux लास्ट वीडियो में, je veux मतलब मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ। envoyer मतलब भेजना। अगर आपको फ्रेंच थोड़ी सी अच्छी आती है, मतलब आपको लगता है कि ठीक है je veux आपके लिए थोड़ा बोरिंग हो गया, आप कुछ अच्छा वर्ड सीखना चाह रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं j'aimerais envoyer, मैं चाहता हूँ भेजना या मैं चाहती हूँ भेजना। je veux envoyer या j'aimerais envoyer une lettre recommandée, मुझे एक रजिस्टर लेटर भेजनी है। je veux envoyer या j'aimerais envoyer une lettre recommandée। वो जो लेडी होगी या जो बंदा होगा आपके सामने, वो आपको एक फार्म भरने के लिए दे देगा और आपको बोलेगा कि वो जो मशीन है उस पर चले जाओ, क्योंकि जो भी लेटर आप भेजेंगे उसके ऊपर स्टैंप लगानी जरूरी है। स्टैंप लगाने को अफ्रांचिर कहते हैं। स्टैंप को अफ्रांचिर नहीं कहते, स्टैंप लगाना मतलब लेटर के ऊपर स्टैंप लगाना, उसको कहते हैं अफ्रांचिर ले courrier। courrier मतलब आपकी लेटर, अफ्रांचिर करना मतलब उसके ऊपर स्टैंप लगाना, अफ्रांचिर ले courrier। तो आपका जैसे वो आपको पेपर देगी वो कमोंदे वाला फार्म भरने के लिए, छोटा सा, जो मैं आपको अपनी अगली स्लाइड में दिखाने वाली हूँ, आपने वो फार्म भरने से पहले अपनी लेटर के ऊपर स्टैंप लगाना है, तो उसको कहते हैं अफ्रांचिर ले courrier। तो वो जब आपको फार्म देती है वो ऐसा होता है। अब फार्म इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, अगर आप मेन चीज समझ लें तो 2 मिनट का काम है, इतना मुश्किल नहीं है। अब इसमें 2 चीजें हैं जो आपको देखनी है ध्यान से। अब इतना क्लियर तो नहीं आ रहा स्क्रीन पे, लेकिन मेन जो वर्ड्स हैं समझने वाले वो ये हैं, destinataire, expéditeur, destinataire, expéditeur। आप लेटर दे रहे हैं,
तो जिसको दे रहे हैं वो आपका destinataire बन गया। दे रहे हैं मतलब जिसको भेज रहे हैं। तो अगर याद नहीं हो रहा तो बहुत आसान है, देना लेटर, किसी को भेजना, या जिसको दे रहे हैं वो destinataire। तो जिसको भेज रहे हैं उसका एड्रेस यहाँ पे आएगा। ये कोई भी कंपनी हो सकती है, कोई भी इंश्योरेंस की कंपनी, कोई भी बिजली की कंपनी, कोई भी पानी की कंपनी, या कुछ भी हो सकता है। बोuygues टेलीकॉम, फ्री टेलीकॉम, आप SFR वालों को भेज सकते हैं, आप EDF वालों को भेज सकते हैं जो बिजली का करते हैं, कहीं भी आप भेज सकते हैं, डाटी वालों को भेज सकते हैं अगर आपने भेजनी है, कोई भी हो सकता है आपका destinataire। तो यहाँ पे आपने जिसको भेजना है उसका एड्रेस होना चाहिए। अगर यहाँ पे भेजना है उसका होगा जिसको देनी है लेटर, तो यहाँ पे आपका एड्रेस आएगा। तो यहाँ पे आपका खुद का एड्रेस और यहाँ पे जिसको दे रहे हैं उसका एड्रेस। तो ये फार्म जब भरेंगे तो देखने में कैसा लगेगा? देखने में फार्म ऐसा लगेगा। ये मैंने एक छोटा सा यूट्यूब पे एग्जाम्पल दिया है। ये एड्रेस पता नहीं किसका है, मैं तो इनको जानती भी नहीं हूँ, लेकिन एग्जाम्पल आपको पता है। जिसको भेजना है आपने उस कंपनी का नाम पहली लाइन में, दूसरी लाइन में अगर आपको किसी बंदे का या सर्विस का नाम पता है उस कंपनी के अंदर तो वो लिखना है, उसके नीचे एड्रेस और नीचे डिपार्टमेंट। अगर पेरिस में है तो 75002 फॉर एग्जाम्पल पेरिस 2 में है तो 75002 पारी। कहीं कोई भी डिपार्टमेंट हो सकता है, तो ये डिपार्टमेंट के जो कोड होता है साथ में डिपार्टमेंट का नाम। उसके बाद ये लेटर देनी है तो ये destinataire आएगा। ये लेटर भेजनी है तो यहाँ पे आपका नाम, आपका एड्रेस, निमेरो, ये N लिखा हुआ है मतलब आपकी बिल्डिंग का नंबर, साथ में आपका एड्रेस, ये डिपार्टमेंट है, जैसे ये है मार्सेई तो मार्सेई 13013, पेरिस का आपको पता है 75002, 75006। अगर आप रह रहे हैं 92 में या किसी और डिपार्टमेंट में तो हर डिपार्टमेंट का अपना कोड होता है। ये जब आपने भर दिया तो फिर आप जाके लेटर दे सकते हैं। बाकी जो गिशे पे होगी, गिशे मतलब जो काउंटर पे लेडी होगी या बंदा होगा, वो अपने आप सारा काम कर देगा, स्टैंप लगा देगा, सब कुछ भर देगा। तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस ये भरना जरूरी है, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद लेटर जब चली जाती है तो आपको ये कागज मिलता है, इसके ऊपर लिखा हुआ है recommandé, मतलब आपने recommandé में भेजी है, avis de réception। साथ में ये नंबर लिखा हुआ है। ये नंबर इसलिए लिखा हुआ है कि अगर आपकी चिट्ठी आपके सामने destinataire मतलब जिसको देनी है उसको आपकी चिट्ठी नहीं मिलती तो आप ये नंबर यूज करके पोस्ट ऑफिस वालों के पास जा सकते हैं, उनको बोल सकते हैं कि मुझे पता चला कि मेरी चिट्ठी नहीं मिली। तो ये नंबर के थ्रू ये कागज बहुत जरूरी होता है, इसके थ्रू आपको अपने पैसे वापस मिल सकते हैं। ज़्यादा ही मिलेंगे, जितने आपने लगाए होंगे उससे ज़्यादा ही, क्योंकि ये पोस्ट ऑफिस वालों की गलती है, उनकी वजह से चिट्ठी नहीं मिली। मुझे ये भी याद आ रहा है कि हम ये चिट्ठी जो लोग अपना केस ओफ्रा कमीशन में भेजते हैं वो भी ज़्यादातर recommandé में भेजते हैं। जो तो पेरिस में वो जाके ओफ्रा कमीशन के दफ्तर में दे आते हैं, लेकिन जो नहीं है वो दूर से भेजते हैं, साउथ में या कहीं भी है फ्रांस में, तो वो ऐसे भेजते हैं recommandé में अपनी लेटर। इस केस में भी recommandé यूज़ होता है। तो आज की क्लास मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप कि आपकी आज की क्लास में आपको कुछ पसंद आया होगा, आपने कुछ नया सीखा होगा। तो प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर लिखिएगा, मेरे यूट्यूब चैनल पे लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर जो सवालों के मैंने जवाब दिए हैं वो नहीं आपको समझ में आए तो दोबारा से पूछ सकते हैं, मैं दोबारा से अपनी अगली क्लास में उनको अलग तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच।